गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में अक्षांश देशांतरों की बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर वर्ताकार या फिर वर्गाकार जगह हो तो उसमें हम किसी भी बिंदु की अगर अवस्थिति हमें निर्धारित करनी है तो हम उसकी दीवारों से या उसके कोनों से उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गोलीय वस्तु जो होती है उस पर किसी भी स्थान की अवस्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होती है और वो निर्देशांक क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर। इनके बिना हम किसी भी गोलाकार वस्तु या किसी भी जो पृथ्वी जैसी जो ग्लोब है उसके ऊपर हम अवस्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। तो हम इस वीडियो लेक्चर में अक्षांश और देशांतर देखते हैं कि क्या क्या होते हैं और उनसे क्या क्या निर्धारण हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश क्या होता है? किसी भी बिंदु, ग्लोब पर कोई भी बिंदु है उसका विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पे जो कोण बनता है वो उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखें, ये क्या मान लेंगे हम? पृथ्वी का केंद्र। और ये मान लो ग्लोब पर कोई भी स्थान है। अब इस स्थान का पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष जो ये कोण बन रहा है वो 40 डिग्री का बनेगा। तो इसका अक्षांश क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये अगर हम यहाँ से इसको मिला दें तो ये लगभग 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कितना डिग्री अक्षांश हो जाएगा? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगे। तो अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष जो कोण बनता है वो उसका क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। तो ये तो बात थी अक्षांश की। अब दूसरी आती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं, जैसे ये पूरी की पूरी रेखा है, ये 40 डिग्री अक्षांशों को मिला रही है। तो इस समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब इसमें एक अक्षांश रेखा ये भी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहने का कारण क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में ये बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बाकी की जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये इसी विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं, इसलिए इन्हें समानांतर या पैरेलल भी कहा जाता है अक्षांश रेखाओं को। तो ये मेन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये विषुवत रेखा हो गई। यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ लगभग 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगी। इसके बाद यहाँ 66.5 डिग्री का जो ये अक्षांश रेखा होगी उसे आर्कटिक वर्त कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं ये पूरे ग्लोब को घेरती हैं तो ये वर्त का निर्माण करती हैं पूरे ग्लोब पे। 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होंगे उनको अंटार्कटिक वर्त कहेंगे। अंटार्कटिक वर्त उनको कहेंगे। तो ये जो आपकी मेन अक्षांश रेखाएं थी वो थी। अब हम बात करते हैं देशांतरों की। तो देशांतर क्या होते हैं? देशांतर किसी भी बिंदु की विषुवत रेखा पर उसकी जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर है, उसके सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पे जो कोण बनता है वही उस स्थान का क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कौन सा है? ये रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। और ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। तो इस 0 डिग्री देशांतर से पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है या जो ये कोण बनता है वो उस स्थान का क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश और देशांतर दोनों एक तरह से कोणीय दूरी को ही दर्शाते हैं। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं।
तो ये दोनों ध्रुवों को मिलाएंगे। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला देगी और इसी ग्रीनविच रेखा से पूर्व और पश्चिम की तरफ, ये मान लो पश्चिम में है तो ये पश्चिमी भाग हो जाएगा और ये पूर्वी भाग। तो यहाँ पश्चिमी देशांतर होंगी, यहाँ पूर्वी देशांतर होंगी। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा हर जगह लगभग समान होगी। दो अक्षांश रेखाएं, मान लो ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी पूरे ग्लोब पर। ऐसे ही मान लो हम 89 डिग्री और 90 डिग्री की बात करें तो उनके बीच भी दूरी कितनी होगी, लगभग 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। जबकि देशांतर रेखाएं हैं वो यहाँ हम देखेंगे विषुवत रेखा पर तो उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, जबकि ध्रुवों की ओर जो जो हम जाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ध्रुव पर वो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, यानी कि ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो 0 होगी। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और इसके कारण कई बार जो समान देशांतरों में फैले हुए जो देश हैं उनके जो पूर्व पश्चिम विस्तार है उसमें अंतर देखने को मिलता है। मान लो यहाँ विषुवत रेखा के पास 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश देशांतरों के बीच कोई देश फैला हुआ है और वैसा ही देश एक 70 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पर फैला हुआ है इसी देशांतर पर। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री देशांतरों के बीच, तो यहाँ पर इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो ज़्यादा होगा और यहाँ वाले देश का पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कम होगा। कारण क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाएंगे तब वो कम होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। अब देशांतर जो रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण कैसे करती हैं उसकी बात हम करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लेती है। हम पढ़ चुके हैं कि लगभग 23 घंटे 23 घंटे और 46 सेकंड के आसपास वो समय लेती है। लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड 56 मिनट 4 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय पृथ्वी एक घूर्णन करने में लेती है। यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे ये 0 डिग्री ग्रीनविच हो गया, इससे इधर 180 है, 180 इधर है, तो वो लगभग वो कितनी होगी 360 देशांतर पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो 360 देशांतरों को घूमने के लिए एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो एक जो डिग्री है उसको 1 घंटे की अगर हम बात करें, 1 घंटे में पृथ्वी है वो कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगी। जबकि एक जो देशांतर है उसको घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा 1 डिग्री देशांतर को घूमने में। यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करें, यानी कि एक जो देशांतर है ये मान लो 0 डिग्री देशांतर है और ये 1 डिग्री देशांतर है, तो इनके बीच 4 मिनट का अंतर हमें मिलता है। तो यहाँ जो ग्रीनविच देख रहे हैं उसमें आप नीचे देखोगे उसके पूर्व में, क्योंकि ये भाग है यहाँ सूर्योदय पहले होगा तो ये ग्रीनविच से आगे रहेगा, और ये भाग है यहाँ सूर्योदय इस ग्रीनविच रेखा से जो लंदन से होकर गुजरती है, इससे यहाँ पर समय है वो क्या रहेगा, पीछे रहेगा। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड में आप देखोगे तो टाइम हमेशा ग्रीनविच रेखा से पहले मिलेगा आपको। यानी कि यहाँ अगर 12 बजे हैं तो यहाँ 12 पहले ही बज जाएंगे, और यहाँ बाद में जैसे यहाँ 12 बजे हैं और भारत की बात करें तो भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ पर भारत में शाम के 5:30 बज जाएंगे।
ऐसे ही इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीनविच रेखा से पीछे टाइम चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक पूरे घूर्णन में 360 डिग्री पृथ्वी घूमेगी और 360 डिग्री घूमने में उसे कितना वक्त लगेगा, 24 घंटे। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी और एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, 4 मिनट टाइम लेगी। तो इससे आप समय का कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक तो स्थानीय समय और एक मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य लंबवत होता है तो उस लंबवत होने के दौरान वहाँ पर क्या बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे। तो उसके आधार पर जो टाइम का निर्धारण होता है वो स्थानीय समय होता है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। तो ऐसे तो यहाँ पर 30 स्थानीय समय हो जाएंगे। तो 30 स्थानीय समय होने से समय की एक रूपता नहीं रहेगी पूरे देश में। तो कोई ना कोई एक देशांतर को मानक देशांतर चुन के उसके समय को पूरे देश में माना जाता है। तो भारत में वो देशांतर कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री की जो देशांतर है वो भारत के मानक समय का निर्धारण करती है और वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या चलती है, आगे चलती है। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर, अक्षांश और उसके आधार पे जो समय का निर्धारण था वो था।